नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज रूस के विदेश मंत्री भारत आए हैं। कल तक अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मामले में वो कल तक भारत में थे। यानी कि रूस ने दूसरे नंबर का अपना नुमाइंदा भेजा है और अमेरिका ने 5वें नंबर का नुमाइंदा भेजा था। उससे आपको समीकरण का अंदाज हो जाएगा कि अमेरिका की नज़रों में भारत की स्थिति क्या है और रूस की नज़रों में भारत कहाँ बैठता है। लावरोव साहब जो रूस के विदेश मंत्री हैं, इसके पहले चीन में 2 दिन बिता चुके हैं। तो चीन के बाद यात्रा करते हुए भारत पहुँचे। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वाले वो भारतीय मूल के दलीप सिंह जी हैं और उन्होंने आके भारत को चेतावनी ज़्यादा दी, बातचीत कम दी। उसकी खास वजह हो सकती है कि वो राजनयिक नहीं है। अर्थशास्त्र पढ़ते पढ़ाते थे, फिर नौकरी सरकार की करने लगे। तो उनके जो राजनयिक जो एक समझ होती है, उनकी कुछ पनपी नहीं है अभी तक। इसलिए उन्होंने भारत को चेतावनी दी और रूस ये कहने आया है कि हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रूबल रुपए का रिश्ता कीजिए, जो हमारा पुराना रिश्ता हुआ करता था। और दुनिया जो है उसको उस तरह से मत देखिए जैसे अमेरिका देखता है। इस तरह देखिए कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दुनिया की धुरी सिर्फ एक नहीं है। एक ज़माने में रूस और अमेरिका 2 धुरी हुआ करते थे। तब ज़माना था शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। यानी कि हम हमेशा युद्ध की स्थिति में रहते थे। दोनों देश न्यूक्लियर थे, दोनों के पास परमाणु शक्तियाँ थीं और तो उसका मतलब होता है कि लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अंदरूनी जो है एक कलह चलता रहता है, तो उसे शीत युद्ध कहते थे हम। अब शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका सिर्फ एक धुरी रह गया। यानी कि सब कुछ जो अकेला ही जो एक पुलिसमैन या वॉच डॉग जो भी कहिए वो बचा अमेरिका। तो जब एक ही वॉच डॉग होता तो आपने देखा क्या हुआ। 1945 से 1987 तक आप याद कीजिए कितनी लड़ाइयाँ हुई। 1987 से उसके बाद से देखिए 2022 तक कितनी लड़ाइयाँ हुई। वो करीब मध्यकाल था मान लीजिए। तो पहले आधे काल में जब शीत युद्ध चल रहा था तब लड़ाइयाँ नहीं होती थी। जो पुरानी थी थोड़ा एक उसमें एक ठहराव आ गया था, लेकिन लड़ाई शुरू नहीं होती थी। और 87 के बाद कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तरीका देखने का ये है कि अमेरिका ने 20 साल में भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का 3 गुना खाली पश्चिम एशिया की लड़ाई में खर्चा कर दिया। उसका फ़ायदा क्या मिला? 0-0। बात वहीं की वहीं रह गई। खाली कुछ लोग मरे, जाने गई। अमेरिका की थोड़ी बहुत, दुनिया की 100 गुना ज़्यादा त्राही त्राही मची रही। एक पूरे समुदाय को जो कि पश्चिम एशिया का है उसको मानवता से परे कर दिया गया। और इतना पैसा खर्चा हुआ कि अगर वो पैसा लड़ाई की जगह सिर्फ विकास में लगता तो हर जगह अमेरिका दिखता आपको। लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उतनी दूर कौन सोचे। अब हमारे पास फिर से आज के बारे में सोचने वाले 2 लोग आए, अमेरिका से उप सलाहकार और रूस से पूरे विदेश मंत्री। तो क्या कहना चाहते हैं ये? कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि इनसे रिश्ता करोगे तो बुरा होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी कि अगर आप ये करोगे तो इसका कुछ बदले में आपको झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा? हमारे यहाँ सैंक्शन की जो नीतियाँ हैं, हम एक दिन में आपके खिलाफ भी सैंक्शन कर सकते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था हम पे डिपेंड करती है। कुछ भी हम आपके साथ करेंगे, आपका नुकसान होगा, आपके देश का नुकसान होगा, आपके लोगों का नुकसान होगा। और वो आप देख लीजिएगा। रूस ज़रा कहता है कि हम तुम्हें तेल सस्ता देंगे, भारत कहता है कि तुमने तो बहुत वादे किए थे हमको हथियार देने के, सप्लाई करने के माल और उसका जो पुर्जा देने के, दे नहीं रहे हो। वो ज़रा ठीक करो। और पैसे जो हैं कैसे दिए जाएँ? रूबल में करना पड़ेगा। तो यानी कि अमेरिका कह रहा है कि रूबल रुपये का सीधा रिश्ता ना हो, रूस और भारत का रिश्ता ना हो, क्योंकि यूक्रेन जो है वो आज
ये जानने की क्या आप जनतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, उसकी कसौटी बन गया है। ये बात अलग है कि यूक्रेन की जो जिम्मेदारी राष्ट्रपति की थी कि वो अपनी सामरिक स्थिति समझते हुए फैसले करें, लेकिन वो कॉमेडियन थे। उनकी जो समझ थी, लोगों को बहका सकते हैं, बहला सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं, लेकिन सामरिक समझ उनकी इतनी बढ़िया थी जितनी कॉमेडियन की होती है। लेकिन लड़ाइयाँ कॉमेडी नहीं होती, इनमें असली लोगों का जान जाती है, नुकसान होता है असली बिल्डिंग्स का, असली देश का जो भौतिक उसका जो एक बुनियादी ढांचा है उसका नुकसान होता है। इसका उन्होंने ख्याल नहीं किया ज़ेलेंस्की साहब ने। तो हीरो तो बन गए, लेकिन इसके उनके हीरो बनने के लिए कई लाख यूक्रेन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और कई 10-1 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा। तो ये कितनी अच्छी बात है आप खुद सोचिएगा। लेकिन यूक्रेन को आज लोकतंत्र की कसौटी बनाना अपने आप में, जबकि वो इस पूरे खेल में या तो नाटो का या यूरोपियन यूनियन का या अमेरिका का पिट्ठू भर के खेल रहा था, जानते हुए भी कि उसके पीछे रूस पड़ा हुआ है। वो चाहेगा तो जब भी उसको, अगर वो स्ट्रेटेजिकली बढ़ता तो बहुत पहले उसको हथिया लिया होता। ऐसा किया नहीं है, उसकी कोई वजह रही होंगी, पुतिन की अपनी सोचनी गलतियाँ रही होंगी, वो पूरी तरह उसमें उनका सोच नहीं पा रहे थे, जो भी उन्होंने किया होगा। लेकिन अगर रूस चाहता तो यूक्रेन को हड़प सकता था, क्योंकि उसके पड़ोस में है, उसके मुकाबले बहुत छोटा है। कम से कम रूस की सेनाएं जो हैं उससे 5-6 गुना ज़्यादा हैं, उसके पास न्यूक्लियर ताकत भी है। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। लड़ाई चल रही है और अमेरिका कहता है यूक्रेन जो है वो डेमोक्रेसी की कसौटी बन गया है। हमारा मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो अमेरिका के ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता। कभी कभार कोई ऐसा राष्ट्रपति आता है जो अपनी बात पे अड़ जाए और कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन आमतौर पे सब बहुत ही मायोपिक है, यानी कि कम दूर तक देखते हैं, वो दूर तक नहीं देखते। वो छोटी छोटी बातों के लिए जूझ जाते हैं और उनकी जो विदेश नीति है वो अभी तक उसने सिर्फ कहर मचाया है। पूरा एशिया, जो पश्चिम एशिया है, उसकी हालत जो ख़राब है, उसके पीछे एक ही देश है, उसका नाम है अमेरिका। अब जहाँ तक रूस की बात आई, रूस कमज़ोर है, लेकिन उसको मालूम है उसके पास हथियार हैं, वो कमज़ोर दिखना नहीं चाहता। पुतिन की अपनी समझ है कि पूरे उसको जोड़ लें अपने इलाके को। अब भारत कहाँ से समीकरण में आता है, इसलिए कि भारत जो है क्वाड का हिस्सा है, क्वाड जिसमें कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसका हिस्सा है। भारत इसलिए भी इसमें आता है कि वो चीन के साथ उसकी लंबी सीमा है और चीन उसको भपकी देता रहता है और उसने कुछ हिस्से हथियार भी लिए हैं, पर पास कोई चारा नहीं है। तो भारत को भी दोस्त चाहिए, वो अमेरिकन होगा या रूसी होगा, उसको दोस्त तो चाहिए। रूस कहता है कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहे हैं और हमें रहेंगे। अमेरिका कहता है कि अगर तुम्हारे साथ नहीं चलोगे तुम्हें नुकसान होगा। अब भारत क्या करना चाहिए? अभी देखा आपने, जयशंकर ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से हम बहुत कम तेल लेते हैं, मुश्किल से 1%, और अगले 5 साल बाद भी देखोगे आप तो उसका नाम जो 10 सबसे बड़े देश जहाँ से हम तेल लेते हैं उनमें नहीं होगा। उससे ज़्यादा जो तेल लेने वाले हैं वो यूरोप और अमेरिका है। तो हिपोक्रेसी अगर है तो उन दोनों देशों में, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। उन्होंने अगर ये कही दिया है कि अगले 5 साल में अनुपात नहीं बढ़ेगा तो रूस से तेल कितना भी सस्ता मिले, मतलब उसका जो है सामरिक स्थिति में भारत की फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा सुन रहे हैं हम। तो फिर भारत करना क्या चाहिए? दलीप सिंह भारतीय मूल के उप सलाहकार, राष्ट्रीय जो उनकी सामरिक परिषद है उसके, लेकिन उनका रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है, ये हमेशा मान के चलना चाहिए। उनकी गलतियों को देखना पड़ेगा एक संदर्भ में। लोग गलतियां करते हैं, उसको हम संदर्भ में देखें तो हमारी चाल अगली ठीक हो सकती है, और उसे हम गलत समझ लें तो हम गलतियां भी कर सकते हैं। उसको ठीक से देखना पड़ेगा। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत रूस से है कि जो हमारे हथियार हैं उसके जो पुर्जे आते हैं, अगर पुर्जे नहीं मिलेंगे तो कुछ कर नहीं सकते।
वो चाबी जो है रूस के हाथ में दे रखी है हमने, इसलिए हम रूस से अलग नहीं हो सकते। दूसरा है कि वहाँ से मिसाइल जो S-400 मिसाइल आनी है, उस पर भी रूस के पास हमारी चाबी है। तो सवाल है किसके पास हमारी चाबी? आर्थिक चाबी हमारी अमेरिका के पास है और चीन के पास है, सामरिक चाबी हमारी रूस के पास है। हम इस 3 धुरी वाले अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध बन रहे हैं, इनमें से कैसे क्या रास्ता निकालें, ये अब सवाल है। ये सवाल आसान नहीं है। कैसे आप बैलेंस करते हो, सारी बात उस पर आके टिकेगी। संतुलन कैसे बनाए रखा जाए चीन, रूस और अमेरिका के बीच में, और कैसे हम ऐसा लगे कि हम मूल्यपरक भी हैं, नीतिपरक भी हैं और साथ में हम खड़े हो सकते हैं। वैसे तो अगर आज देखें तो दुनिया में 10 ही देशों के पास ताकत होगी जो खड़े हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। बहुत तो बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा। वो अमेरिका तो इंडिपेंडेंटली खड़ा होता ही है, रूस कोशिश कर रहा है, चीन खड़ा हो सकता है। उसके अलावा जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और एक आध यूरोप के जो देश हैं वो खड़े हो सकते हैं, उनके पास, और जापान भी है, और फिर हिंदुस्तान का नंबर आता है। तो हिंदुस्तान 10 देशों में तो इसकी जगह है। उसकी वजह कुछ आबादी है, कुछ अर्थव्यवस्था है, कुछ जो अब नई समीकरणें बन रही हैं उसमें किस तरह भारत और लोगों के लिए कुछ आकर्षण का केंद्र बन रहा है, उस हिसाब से बातें तय होंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक अपनी लाइन ली है कि हम निरपेक्ष रहेंगे, रूस के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत करे, भारत को नहीं लगता इस वक्त क्या करना चाहिए। तो अभी तक तो जो हमारी नीति है वो करीब करीब संतुलित है, इसीलिए सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। सबका हमारे पास आना अपने आप में एक दर्शाता है कि हम कहीं संतुलन में ठीक ठाक कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन इसका आगे क्या अंजाम होगा वो देखना पड़ेगा हमें कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। अगर हम इस तरह संतुलन बनाते रहे तो थोड़ा सा टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो रास्ता शायद बेहतर है, ये देखते हुए कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, कमज़ोर ही है औरों के मुकाबले। हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है, हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड कोई नहीं है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। हम कोई विश्वगुरु वगैरह नहीं हैं, सब कहने की बातें हैं। हम जहाँ हैं वहाँ, वो किसने कहा था, किसी शायर ने कहा था, हम जहाँ हैं वहाँ से खुद हमको हमारी खबर भी नहीं आती, ऐसा कुछ था। तो कुछ ऐसी हालत हमारी है कि हम कई चीज़ें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कैसे करें। हम बहुत संतुलन करना चाहते हैं। इसके लिए जयशंकर जैसे जो काफ़ी तेज़ तर्राक आदमी हैं, वैसा विदेश मंत्री तो अच्छी बात है ऐसे माहौल में, क्योंकि ये नेता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो पुराने राजनीतिक कर पाएंगे नहीं पर देखना है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो किया है उसमें वो प्रशंसनीय तो ज़रूर है। तो अब अगली जो हमारी राजनयिक जो हमारी कौड़ी कैसे बिठेगी, देखने की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि कल अमेरिका आया था, आज रूस आया है, वो चीन के रास्ते से आया है, और कल यूरोप भी आएगा। हम इन सब को कैसे देख के अपना रास्ता निकालते हैं, उसमें हमारी राजनयिक कुशलता दिखाई पड़ेगी। और अब मौका आ गया है, एक इम्तिहान का वक्त एक तरह से देख लीजिए है, हमारी समझदारी का और राजनयिक कुशलता को दिखाने का। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।